हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके 11th क्लास के टॉपिक सेट के ऊपर, जिसके अंदर बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंटरसेक्शन। तो जो इंटरसेक्शन क्या होता है ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं आपको एक बार इंटरसेक्शन वापस बता देता हूँ। तो जो इंटरसेक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, दो समुच्चों, डेफिनेशन लिख रहे हैं एक बार दोबारा, दो समुच्चों ए व बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, दो समुच्चों ए व बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, ए व बी के उन अवयवों का समुच्चय है, ए व बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए व बी में उभयनिष्ठ है, जो ए व बी में उभयनिष्ठ है। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक साइकिल इसके अंदर संख्या आ रही है 1 2 4 6 8, ठीक है। और बी एक अन्य सेट लिया जिसके अंदर संख्या आ रही है 2 4 5 9। हमें क्या करना है, हमें ए और बी का इंटरसेक्शन बताना है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप उनके अंदर वो एलिमेंट लिखोगे जो ए और बी दोनों में हमें दिखाई दे, अर्थात जो कॉमन एलिमेंट है। तो एक जो है वो ए के अंदर मौजूद है लेकिन बी के अंदर मौजूद है नहीं है। दो ए के अंदर आ रहा है और बी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर फिर 2 लिख दो। 4 दोनों में आ रहा है, 6 8 5 और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो यह आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए कि ए, यदि मान लीजिए अपन पी कोई नया सेट लेते हैं जिसके अंदर आ गया 2 3 5 7, और क्यू एक सेट है जिसके अंदर आ गया 0 1 4, बस एक बार इतना मान लीजिए। अब यदि यहाँ पर हमें P इंटरसेक्शन Q निकालना हो तो बताइए क्या कोई एलिमेंट है जो दोनों में हो। तो जैसे देखो 2 3 5 7 इसमें मौजूद नहीं है, 0 1 4 उसमें मौजूद नहीं है, अर्थात बच्चों हमारे पास कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो इस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा, फाइव। आपको बताया फाइव क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हो तो क्या ये जरूरी है कि ए व बी में से, क्या जरूरी है क्या कि ए व बी में से कोई एक या दोनों एरिक हो। एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया ना। तो हमें क्या करना है, इन टॉपिक्स को समझना है लेकिन इनके ऊपर बेस्ड को क्वेश्चंस को लेकर साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली मीनिंग समझना है। ये एग्जांपल देने का रीजन था कि आपको एक बात समझ आ जाए 5 वाली, कि मैंने क्या किया था, 2 सेट लिए उनका इंटरसेक्शन 5 आया। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल जाता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो क्या ये जरूरी होगा क्या कि ए व बी में से कोई एक या दोनों ही खाली हो। तो जो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है, ये नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों ही 5 हो या कोई एक हो सकता है तो दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट हो लेकिन कॉमन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। और वेन आरेख के द्वारा भी मैंने आपको ये बताया था, वेन आरेख यदि हम इसका बनाते हैं
तो ये मान लिया आपका यू का मतलब जो याद होगा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करने के लिए कुछ ऐसा, और जो हम यहाँ पे चलो इस पे ये जो लाइनदार पोर्शन आपका अलग दिख रहा होगा, तो ये जो पोर्शन है यदि ये ए का हो ये बी का, तो जो ये पोर्शन है वो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखना कोई जरूरी नहीं है दो अलग अलग सेट हो उनका इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आए, हो सकता है अलग अलग हो। यदि मान लीजिए इस प्रकार हो ये ए हो ये बी हो, उस कंडीशन में इनका इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं। इतने बात समझ आई। तो अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सब। और ये देखते हैं आगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज को देखिए बच्चों एक बार। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम आपको दिया हुआ है तो ध्यान से समझिए एक बार। नंबर 1 वर्गसम नियम, जिसको आप कहते हो कि ए इंटरसेक्शन ए हमेशा किसके इक्वल होगा ए के। एग्जांपल देकर भी बताया जा सकता है, बाकी वैसे तो आप ये समझ गए होंगे कि जैसे सिंपल से एक बात है कि 2 और 2 में से कॉमन क्या आएगा 2 ही आएगा। वैसे ही कोई सिस्टम है कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए के इक्वल होगा। पहली बात समझ में आ गई। तो देखो अब मैं ये लिख रहा हूं, आप सोचो कि ए यदि सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट हो, और सबसेट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट मेरा आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। सबसेट क्या होता है, सबसेट बनाते कैसे हैं, और किसी सेट के कितने सबसेट होंगे वो सब। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यहां से क्या आएगा। एक बार ध्यान से सोचो, ए यदि बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। तो जो जब बच्चे सही सोच रहे होंगे कि ये क्या आएगा ए ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, 1 2 3 ये ए मान लो, बी ले लिया 1 2 3 4 5, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो ए बी का सबसेट है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा ए, सॉरी फाइनली ए आएगा। इसको यदि वेन आरेख द्वारा भी समझना चाहो तो वेन आरेख भी देख लो। जो वेन आरेख को साथ साथ लेकर चलोगे, क्योंकि वेन आरेख आपका एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और उससे रिलेटेड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब बी ये मान लिया हमने पूरे, ए इसका सबसेट है, अर्थात ए जो है वो बी के अंदर ही कहीं ना कहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट ही होगा। ये जो पार्ट है बाहर वाला वो ए के अंदर रह नहीं रहे, तो बस समझ आई। यदि ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए। इसी प्रकार बच्चों एक छोटा सा इससे मिलते जुलता है, ए इंटरसेक्शन यू क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन यू क्या बनेगा। सेम यही प्रोसेस है कि ए यू का भी सबसेट ही होता है, तो ये भी ए आएगा। फोर्थ ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा ए इंटरसेक्शन फाइव, तो ये क्या बनेगा फाइव, क्योंकि फाइव के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या आएगा। ये देखो इंटरसेक्शन का जो बेसिकली मीनिंग हम लेके चल रहे हैं बच्चों वो है कॉमन। अब यदि इन दोनों में कॉमन जो आप निकाल रहे हो, अब फाइव के अंदर जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन कुछ आ ही नहीं सकता, तो स्पष्ट रूप से ये क्या हो जाएगा फाइव। ठीक है, नंबर 5। फिर ये आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ई। इसको बच्चों हम कहते हैं क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। आई बात समझ में।
अर्थात यदि ए और बी में से कॉमन निकालो और बी और ए में से यदि कॉमन निकालो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, आंसर दोनों बार एक जैसा ही आएगा। इतने बच्चों को समझ आ गई? आगे देखिए नंबर 6। बच्चों ये सातत्यता का पालन करते हैं कुछ इस प्रकार। ये क्या आपकी साहचर्यता, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। ये कम्यूटेटिविटी, ये एसोसिएटिविटी। कहने का अर्थ ये हो गया कि पहले आप ए और बी में से कॉमन निकालो, फिर जो आया उसका सी में से कॉमन निकालो, या पहले बी और सी में से कॉमन निकालो फिर ए में से। तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी। इसको ये भी लिखा जा सकता है ऐसे सीधा, ऐसा भी। अब तो ये जो है वो हम थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। मुझे ये तो सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ आना जरूरी है। तो देखिए इसको एक बार मैथमेटिकली देखो। ए बच्चों हमारे पास यदि कोई सेट हो 1 2 3 4 5, बी कोई सेट है 2 3 4 5 6, और सी अपने पास कोई सेट है 3 4 5 6 7। अब हमें सिद्ध करनी है, इसके लिए साधारण बच्चों से कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साधारण का सिद्ध कीजिए इंटरसेक्शन के लिए। तो ये सेट देकर 3 ये पूछ लिया जाएगा भाई ये जांच कीजिए ऐसा है या नहीं है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करने हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो थोड़ा सा बैठ लिख रहा हूँ, बोर्ड पे देखो ध्यान से, और ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है वो देखो। आप देख सकते हो 2 3 4 5, ए और बी में कॉमन आ रहा है 2 3 4 5। हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? सी के साथ करना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 4 5 देख सकते हो आप। तो ये आंसर आ जाएगा 3 4 5 से जो सेट बना। अब बारी आती है पहले बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करें बच्चों। तो यहाँ पे लिख लो मैं इन दोनों से बी इंटरसेक्शन सी। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 5 6। ठीक है, समझ आ गई? अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? ए के साथ। सॉरी बच्चों 3 लिखना और भूल गए, 3 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 4 5 आएगा समझ में? कोई डाउट है बच्चों? क्लियर हुआ? देखो एकदम देख लो, कोई डाउट है आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ से हम कुछ फॉर्मूलों को भी जनरेट करेंगे। ये समझ आने तो जरूरी है। वेन आरेख इसका तो समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जो आगे कुछ नए फॉर्मूले जनरेट करेंगे उनमें समझने में वेन आरेख आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि वेन आरेख का कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो मान के चलो आपको फॉर्मूले सारे समझ आ जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो अब देखो जब हम इसको वेन आरेख के द्वारा समझते हैं तो ये आपका U E B और ये C। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जो ये पार्ट है वो तीनों में है, ये ए और बी में, ये ए और सी में, ये बी और सी में। अब यदि हमें क्या करना हो, इन तीनों सेट को इस फॉर्म में बताना हो तो कैसे करेंगे वो समझो। ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम रिवर्स प्रोसेस चलेंगे। ए को कंप्लीट नहीं करेंगे, बी को नहीं, सी को नहीं, हम पहले तीनों को कंप्लीट करेंगे। तीनों को कंप्लीट करने का मतलब हम वो एलिमेंट देखेंगे जो तीनों के अंदर मौजूद है। तीनों के अंदर मौजूद है 3 4 5। देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो जो तीनों के अंदर कॉमन पार्ट है उसमें लिखो 3 4 5। यहाँ पे मैंने 3 4 5 लिख ली। अब कंप्लीट करो ए और बी को। किसको करना है? ए और
बी को। तो ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वो 3 4 5 के अलावा 2 और है, तो 2 लिख दो यहाँ पर। ए और बी का इंटरसेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर बी और सी को करते हैं, तो बी और सी में 6 हो रहा है तो वो 6 आ जाएगा, और ए और सी में 3 4 5 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अब बचे हुए सेट को कंप्लीट करो। ए के अंदर आ गया 2 3 4 5 तो क्या बच गया 1, बी के अंदर आ गया 2 3 4 5 6 तो बी तो कंप्लीट हो गया, सी 3 4 5 6 के अलावा क्या रह गया 7। ये लीजिए, ये आपका इंटरसेक्शन कंप्लीट हुआ टी का। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा तो रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझो इस चीज को कि हमें क्या करना था। हमें जो 3 सेट है उनका इंटरसेक्शन बनाकर वेन आरेख के द्वारा दर्शाना था। तो हमने जो 3 सेट है वो लिख लिए। अब इस तरीके का डायग्राम बना दो, बना दिया। अब सबसे पहले वो एलिमेंट चुनेंगे जो ए बी और सी तीनों के अंदर मौजूद है। तो जब हमने रिजल्ट ही निकाला 3 4 5 जो है ये आपका तीनों के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले वो पार्ट जो तीनों के अंदर कॉमन है उसके अंदर लिख दिया हमने 3 4 5, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब बारी आती है ए और बी को कंप्लीट करो। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमने निकाला था 2 3 4 5, लेकिन 3 4 5 तो आ ही चुका है, जो 2 बच गया वो यहाँ रखो। ये इसके अंदर मत रख देना क्योंकि सी का पार्ट भी है, ठीक है। इसके बाद बी और सी को कंप्लीट किया, तो बी और सी का इंटरसेक्शन हमने निकाला था वो था 3 4 5 है, तो 3 4 5 आएगा 6 और लिख दिया यहाँ पे। ए और सी में कोई इंटरसेक्शन और कुछ है नहीं 3 4 5 के अलावा। तो बचे हुए सेट को कंप्लीट करो। ए के अंदर 2 3 4 5 आ गए, एक रह गया वो अलग रखो। बी के अंदर सारे एलिमेंट यही आ गए तो कुछ नहीं आएगा, और सी का एक्स्ट्रा साथ रहेगा वो। तो बच्चों बताइए इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है और इंटरसेक्शन ज्ञात कैसे किया जाता है वो सारी हमने समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसको बच्चों आप वर्गसम नियम कहते हो। क्या कहते हो? वर्गसम नियम। और जब बात आती है तत्समक की तो वो ये जिसका सबसेट हो वो सारे एक ही तत्समक होंगे, तो उन सबका इंटरसेक्शन एक ही आएगा, ठीक है। तो जो अब हम एक नई संक्रिया पे आते हैं यूनियन, और यूनियन समझने के बाद ए और यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन को कंबाइन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यूनियन अर्थात संघ। संघ का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनियन संघ आपने वर्ड सुना होगा, क्या होता है यूनियन? संघ का मतलब सिंपल है, दो को एक साथ करना। नहीं तो यदि हम जैसे मान लो आपके एक सेट ए है एक बी है, यदि इन दोनों को एक साथ कर दें, यदि ए और बी दोनों सेट को एक साथ करके एक नया सेट जो बनेगा वो इनका क्या कहलाएगा? यूनियन। लेकिन इसमें एक बात जो है वो विशेष आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो एक अवयव है वो सेट के अंदर केवल एक बार ही आता है। तो कुछ अवयव ऐसे यदि हो जो दोनों के अंदर मौजूद हो तो उनको 2 बार मत लिखना। बाकी देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन देखो, 2 समुच्चयों ए व बी का संघ, 2 समुच्चयों ए व बी का संघ, ए यूनियन बी। बच्चों इसको क्या बोला जाता है? ए यूनियन बी। दोबारा बोल रहा हूं, ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। ए व बी के उन अवयवों का समुच्चय है, 2 समुच्चयों ए व बी का संघ ए यूनियन बी, ए व बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो
ए व बी दोनों में है या दोनों में उपस्थित है। जैसे बच्चों आपने एलसीएम निकालने की पड़ेगा छोटी क्लासों में। एलसीएम आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपको 4 और 7 का निकालना होता है, दोनों को 4 पूरा 7 पूरा 4 into 7 28 या 4 और 6 का निकालना हो तो जिनका कॉमन है 2 वो एक बार बार आएगा, इसके बाद 2 बचा 3 तो 2 into 3 इतना आएगा 24 नहीं होगा, दोनों में कुछ कॉमन है। वैसे ही कुछ प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। इस टाइप से मिलती जुलती ही ये प्रोसेस है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समझेंगे इसके वेन आ रहे फिर इन दोनों की संख्याओं के लिए। मान लीजिए तो हमारे पास एक कोई सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 तो 3 बाई के लिए समझ नहीं होंगे। बी है 2 3 7 8, आपको चाहिए ए यूनियन बी। तो लिखने का प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले आप उन एलिमेंट को उठाओ जो दोनों के अंदर कॉमन है। बस समझ आई? सबसे लिखने के लिए सबसे पहले उन एलिमेंट को उठाओ जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो एक बार देखो बोर्ड पे ध्यान से, आपको दोनों के अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तो जो 2 और 3 मार्क कर दिया तरीके से, ये दोनों में कॉमन है, तो पहले इनको लिख दो 2 और 3। इतनी बात समझ आ गई? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वो एलिमेंट लिखनी है जो दोनों के अंदर कॉमन। इसके बाद कॉमन एलिमेंट लिखने के बाद ए को कंप्लीट करो। ए के लिए क्या क्या रह गया? 1 और 4, ए कंप्लीट हो गया। बी के लिए क्या क्या रह गया? 7 और 8। तो बच्चों ये आपका बन गया ए यूनियन बी। क्या बन गया? ए यूनियन बी। क्या बन गया? ए यूनियन बी। तो लिखने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। रिपीट करो, जैसे समझो। जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट हो तो फर्स्ट आप क्या करोगे? उन एलिमेंट को लिखोगे जो दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको उठा लिया। जैसे 2 और 3 दोनों में कॉमन है ना, यहाँ लिख दिए। इसके बाद हमने क्या किया, जो ए सेट है उसको कंप्लीट किया। 2 3 के अलावा क्या बच गया? 1 और 4 लिख दिया। 7 और 8 बी को कंप्लीट कर दिया। बच्चों एक चीज जो बार बार रिपीट करने वाली वही है कि अब 2 3 को 2 बार मत लिख देना। ये नहीं कि 2 3 उसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो आप यहाँ लिख दो, तो वो बात गलत साबित हो जाएगी। क्योंकि एक रूल आपको मेरा बताया हुआ है, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक बार आता है, 2 बार नहीं आता है। तो वो यूज कितनी भी जगह हो लेकिन आएगा केवल एक बार। बस समझ आई? इसको बच्चों यदि वेन आरेख के द्वारा मैं बताना तो देखिए इसका वेन आरेख क्या होगा? दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ही है, तो कॉमन ही होगा ए बी ई। तो पहले तो मैंने क्या कहा था, जो दोनों का कॉमन पार्ट है फिर वो, इसके बाद जो ए बच गया वो फिर जो बी बच गया। तो जब फिर पूरा पोर्शन बच्चों को क्या होगा? ए यूनियन बी। इतने बात समझ आई या नहीं? वेन आरेख के द्वारा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन बच्चों आपका क्या रहेगा? ए यूनियन बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। यदि इतनी बात समझ आ गई हो तो अब हम इसकी कुछ